डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट रही बिकॉज इज़राइल का एक तरीके से शैडो वॉर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप के साथ चल रहा था। और कुछ महीने पहले दिस शैडो वॉर कन्वर्टेड इनटू अ डायरेक्ट वॉर बिटवीन इज़राइल एंड ईरान। लेकिन अब जब इज़राइल सीज़ फायर के माहौल में दिखते हुए नज़र आ रहा है, हिज़बुल्लाह के साथ इज़राइल ने सीज़ फायर किया है और ईरान के साथ भी अभी रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो एक तरीके से इट विल नॉट बी रॉन्ग टू एज्यूम दैट इज़राइल का ये जो पूरा एक तरीके का अटैक है, अब ये शांत होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन एज़ यूजुअल मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में कोई एक क्राइसिस आता है, तो फिर दूसरा क्राइसिस आता है। And this time, another crisis is happening in Israel's nearby area, which is in Syria. सीरिया में अचानक इस लास्ट वीकेंड को बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जिसकी वजह से सीरिया की जो नास्टी प्रॉक्सी वॉर है, ये वापस से रिवाइव हो गई है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार सीरिया सिविल वॉर है क्या, आखिरकार सीरिया में चल क्या रहा है और कैसे ये सिविल वॉर अरब स्प्रिंग से निकल के आ रहा है। और इस सिविल वॉर में शिया और सुन्नी का भी एक बहुत जबरदस्त एंगल है। तो इन सारे चीजों को आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार सीरिया में चल क्या रहा है और कैसे रशिया, ईरान, अमेरिका, इजराइल, टर्की, ये सारे कंट्रीज आज सीरिया के प्रॉक्सी वॉर में अपना दाल गलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग अच्छे से समझने का काम करेंगे। पहले आप न्यूज देखिए क्या हुआ है कि सीरिया की मिलिट्री और इसको सपोर्ट किया है रशिया ने, और इन दोनों का जो एयरफोर्स है, इन्होंने एक तरीके का एयर अटैक किया है रेबल्स के ऊपर, ऑपोजिशंस के ऊपर। क्योंकि ये ऑपोजिशन इस लास्ट वीकेंड में सीरिया के बहुत सारे एरिया, खासकर जो सीरिया का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ी सिटी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एक्टिव सिटी है एलेपो, उसको कब्जा कर लिया वहां की ऑपोजिशन पार्टी ने। जिसके काउंटर में फिर सीरिया की सरकार और रशिया की मदद से ये दोनों मिलके उस पर्टिकुलर रेबल के अगेंस्ट कोऑर्डिनेटेड एयर अटैक किए हैं। और जब ये सब चल ही रहा था तो एक और खबर आई कि ईरान के अगेन एक प्रॉक्सी ग्रुप जो इराकी मिलिशियाज से है, वो इराकी मिलिशियाज ईरान के बिहाफ में सीरिया पहुंच गई ऑपोजिशन को क्रश डाउन करने के लिए। तो एक तरीके से सीरिया की सरकार, रशिया और ईरान, ये तीनों मिलके ऑपोजिशन के अगेंस्ट इस लड़ाई को छेड़ दी है। और इसका रीजन है कि ऑपोजिशन ने इस वीकेंड में एलेपो नाम के एक सेकेंड बड़े सिटी ऑफ सीरिया, उसको कैप्चर करने का प्रयास किया है। और इस पर्टिकुलर सिविल वॉर के स्टार्ट होने से अब टर्की, अमेरिका, इजराइल, ये कंट्रीज भी अब यहां पे इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। विच मीन्स आने वाले टाइम में सीरिया, जो रिलेटिवली काफी सालों से इस समय काम था, पीस था, वापस से इट इज हेडिंग टूवर्ड्स अ फुल ब्लोन प्रॉक्सी वॉर। तो इन्हीं सभी चीजों को आज हम लोग इस सेशन में डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 7 दिसंबर को 10 बजे से। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। अगर हम ऑफलाइन बैचेस की बात करें तो हमारे ऑफलाइन बैचेस चारों ऑफलाइन सेंटर्स में करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, 20 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हुआ क्या, इस वीकेंड में सीएनएन की तरफ से खबर आई कि एलेपो सिटी, जो सीरिया की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, इसको कब्जा में ले लिया गया। किसने कब्जा लिया? सीरिया के रेबल्स। रेबल्स का मतलब वो लोग जो सीरिया के अभी तत्कालीन सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो इन रेबल ग्रुप्स ने एलेपो सिटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसी चीज की जानकारी आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखते हुए नजर आ रही है कि जो सीरिया के ऑपोजिशन फोर्स हैं, इन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया और इस अटैक में उन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट सिटी एलेपो को अपने कब्जा में ले लिया। और जो सीरिया की मिलिट्री थी, उसको
काफी बड़ा सेटबैक देखने को मिला। इनफैक्ट 20 से 30 सीरियन गवर्नमेंट के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए, जिसकी वजह से अभी जो सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर अल असाद, उनके इस रेजीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखते हुए नजर आ रहा। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का जड़ क्या है, रीजन क्या है, क्यों आखिरकार सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है? इसका रीजन है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग एक मोमेंटस इवेंट हुआ था मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में, जहां पे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज सच एज तुनिशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, बहरीन, ये सारे कंट्रीज में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहे थे। और साथ ही साथ इन सारे कंट्रीज में किसी ना किसी तरीके का डिक्टेटरशिप था, डेमोक्रेसी नहीं था। इसी के अगेंस्ट लोग अपने लाइफ को सुधारने के लिए प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए। ये स्टार्ट हुआ तुनिशिया से और बहुत सारे सरकार बदली, कहीं कहीं पे सरकार बदली तो नहीं, बल्कि अस्थिरता बढ़ गया। तो अरब स्प्रिंग एक तरीके का प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था जो कि प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज में पाया गया था। तुनिशिया से ये स्टार्ट हुआ था। ये अरब स्प्रिंग जब तुनिशिया से स्टार्ट हुआ तो बाकी बहुत सारे कंट्रीज में फैला और इमीडिएटली सीरिया में अगले साल 2011 में इसी तरीके का अरब स्प्रिंग मूवमेंट देखने को मिला, जब वहां के लोग जो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पॉलिटिकल फ्रीडम का नहीं होना, इन चीजों से जूझ रहे थे, सरकार से खुश नहीं थे, लोग स्ट्रीट्स पे आ गए और बगावत कर दिए अगेंस्ट द सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद। अब बशर अल असाद कौन है? ये सीरिया के समय प्रेसिडेंट है और इनफैक्ट 24 साल से ये नॉन स्टॉप सीरिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। और उसके पहले इनके पिताजी ये काफी समय से प्रेसिडेंट थे। एक तरीके से सीरिया में आप ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप है। अब खास बात क्या है कि सीरिया में जो अभी वॉर चल रहा है, इसमें एक तो लोगों का गुस्सा है ही कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन एक और एस्पेक्ट जो आपको समझना जरूरी है कि ये प्रॉक्सी वॉर और ये सिविल वॉर में शिया और सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये जो बशर अल असाद है, ये अभी जिसके सपोर्ट के ऊपर रहते हैं उनको सपोर्ट करता है शिया सेक्ट। शिया सेक्ट का एक कम्युनिटी अलावीज। तो बशर अल असाद को प्रीडोमिनेंटली इस शिया कम्युनिटी का सपोर्ट है, लेकिन सीरिया के पॉपुलेशन में केवल 13% ही शिया मुस्लिम्स हैं और लगभग लगभग 75% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो अब आप समझिए कि देश में मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन इनका जो लीडर है वो एक शिया मुस्लिम है, जिसकी वजह से सुन्नी मुस्लिम्स में एक तरीके का डिसकंटेंटमेंट, एक तरीके का आक्रोश बशर अल असाद को देखने को मिला। और जब ये अरब स्प्रिंग हुआ तो सुन्नी मुस्लिम्स ने इस मौके का फायदा उठाया और एक तरीके से बशर अल असाद की सरकार को हटाने का प्रयास किया। और जब ये सब चीजें चल रही थी तो फिर क्या था, प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गया। शिया कंट्रीज जो हैं वो बशर अल असाद को सपोर्ट किए और जो सुन्नी कंट्रीज हैं वो सपोर्ट किए ऑपोजिशन ग्रुप्स में। तो एक तरफ आप देख सकते हैं सीरियन गवर्नमेंट जो बशर अल असाद है इनको सपोर्ट किया ईरान और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स, वो चाहे इराक मिलिशियाज हो गए, हेजबोल्ला हो गए, और रशिया ने भी सीरिया की सरकार को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ सुन्नी और जो ऑपोजिशन के ग्रुप्स हैं जो बशर अल असाद के अगेंस्ट इस सिविल वॉर को अटैक कर रहे थे, उसमें टर्की आया, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, बिकॉज रशिया उधर था तो यूनाइटेड स्टेट्स इधर आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, फ्रांस आ गया, और क्योंकि ईरान असाद को फोकस कर रहा था तो इजराइल ऑपोजिशन ग्रुप्स को फोकस किया। तो एक तरीके से ये सारे कंट्रीज और ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स ने खूब यहां पे आर्म्स, एम्युनिशंस भेजा, जिसकी वजह से ये जो एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था ये आगे जाके इतना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट बदल गया कि अभी तक कई लाख लोग सीरिया में जान खो चुके हैं। अभी अगर बात करें 2021 के बीबीसी के मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो सीरिया की कैपिटल है डमास्कस और सीरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है एलेप्पो, ये सारे सीरिया के जो मेनलैंड सिटीज हैं अभी इसको कंट्रोल करता है बशर अल असाद। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की बात करें और नॉर्थ की बात करें, रक्का, हसक, ये वाला जो एरिया है ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक कर्डिश फोर्स है, वो इस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करता है। अगर टर्की से सटे हुए बॉर्डर की बात करें तो यहां पे टर्की के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप देख सकते हैं रेड वाले एरिया में, वहां पे टर्की रेबल ग्रुप्स जो बशर अल असाद से लड़ रहे हैं वो यहां पे एक्टिव हैं। और आप ऑरेंज में देख सकते हैं इदलिब वाले प्रोविंस में, वहां पे जिहादिस्ट फोर्स, हार्डकोर इस्लामिस्ट फोर्स यहां पे एक्टिव हैं। तो आप देखिए कि ये जो सीरियन गवर्नमेंट है जिसके कंट्रोल में एलेप्पो था, ये अचानक इनके कंट्रोल से चला गया जब जिहादिस्ट फोर्स इदलिब से निकल के एलेप्पो के ऊपर अटैक किए। टर्की का सो कॉल्ड सपोर्ट भी किया गया इस मूवमेंट को, बिकॉज टर्की जो है वो हमेशा से रेबल ग्रुप को सपोर्ट करता है, और अमेरिका क्योंकि वो भी वहां के कर्डिश फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, और ये कर्डिश फोर्स सीरिया की सरकार से ऑलरेडी लड़ रही
थी, तो अमेरिका का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसी के बारे में हम लोग आगे बात और करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, एलेप्पो सिटी इसको अब कब्ज़ा कर लिया गया है बाय इस्लामिक फैक्शंस। अब ये क्यों बहुत बड़ा डेवलपमेंट है? बिकॉज़ जैसा मैंने पहले भी कहा कि एलेप्पो कोई जो नॉर्मल सिटी नहीं है। एलेप्पो सीरिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से, बहुत बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल है और अभी तक का ओल्डेस्ट इन्हाबिटेड सिटीज़ है पूरे दुनिया का। तो इसकी एक सिविलाइजेशनल लेगेसी भी है और अब अचानक ये ऑपोजिशन के कंट्रोल में आ गया, तो ये बशर अल असद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आप ये देख सकते हैं फोटो, जहां पे बशर अल असद के बड़े भाई बसीर अल असद का ये जो हमारा यहाँ पे मॉन्यूमेंट था, इसको भी टॉपल डाउन किया गया बाय रेबल फोर्सेस। अब इस पूरे ऑपोजिशन को लीड किसने किया? तो ये ऑपोजिशन को लीड किया इस्लामिस्ट फैक्शंस और कुछ मॉडरेट ग्रुप्स, जिसको एक जमाने में अमेरिका का सपोर्ट था। इस इस्लामिस्ट फैक्शन का जो सबसे बड़ा जिहादी ग्रुप है वो है हयात तहरीर अल शाम, जो कि पहले अलकायदा का ऑफिशियल विंग था सीरियन वॉर में, लेकिन अब इसका अलकायदा से एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। तो हयात तहरीर अल शाम जो एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, इसने एक तरीके से एलेप्पो के ऊपर अटैक कर दिया। अब रेबल ग्रुप्स वर एबल टू कैप्चर, क्यों ऐसा हुआ कि ये मौका आया कि रेबल ग्रुप्स को इतना मोटिवेशन मिला? क्यों आखिरकार रेबल ग्रुप्स इस समय इतना बड़ा हिम्मत उठाएं कि वो एक बहुत बड़े सिटी को कैप्चर किए? ये इसीलिए बिकॉज इस समय सीरिया की जो सरकार है और उस सरकार को जो सपोर्ट करता था रशिया, ईरान, वो आज बैकफुट पे है। अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है हेजबुल्ला, आज वो खुद बहुत ज्यादा इसराइल का एग्रेशन झेला है। और इनफैक्ट हेजबोला के जो लीडर है नसरल्ला, उनको भी इसराइल ने मार दिया है। तो और ईरान खुद आज इकोनॉमिक और बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसकी वजह से ईरान उतना ज्यादा सीरिया को सपोर्ट नहीं कर पाता। ये बात लगा रेबल्स को। इसी के अलावा रशिया आज क्योंकि यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, तो इन रेबल ग्रुप्स को लगा कि रशिया भी सीरिया की सरकार को उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो रेबल ग्रुप्स हैं, इनको लगा क्योंकि ईरान और रशिया आज अपने अपने बैटल में इन्वॉल्व है, इसलिए सीरिया की गवर्नमेंट आइसोलेटेड है, इसलिए सही समय है अटैक करके एलेप्पो को कैप्चर करने का, और इसी की वजह से ये कैप्चर कर पाए। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि ईरान ने एक्यूज कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को इस पर्टिकुलर टेंशन को बढ़ाने के लिए, और ईरान ने कहा है कि अगर किसी भी तरीके से सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर और फर्दर अटैक होता है तो वो और ज्यादा रिटेलिएट करेंगे। रशिया ने भी अपने बहुत सारे एयरफोर्स को तैनात करके रखा है और वो भी कह चुके हैं कि अगर किसी भी तरीके का इस पर्टिकुलर मौके का फायदा अमेरिका या इजराइल या कोई भी उठाता है और सीरिया की सरकार को किसी तरीके का प्रेशर किया जाता है, तो रशिया विल आल्सो स्टेप इन। तो एक तरीके से यहां पे ये प्रॉक्सी वॉर का सिचुएशन बन रहा है, ऑल्दो ये अभी बहुत स्टार्टिंग स्टेज है, बिकॉज बट मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक बात अगर आप पढ़िएगा तो कब कौन सा छोटा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए ये किसी को नहीं पता है, बिकॉज सीरिया 2011 से कॉन्स्टेंटली सिविल वॉर का परेशान झेल रहा है। और इनफैक्ट अगर अभी बात करें तो लगभग 5 लाख लोग सीरिया में मारे जा चुके हैं और मोर देन 1 करोड़ पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम, और वो बाकी कंट्रीज में रेफ्यूजी बन के चुके हैं। तो सीरिया में जो ये सिविल वॉर है, इस सिविल वॉर में आप देखिए किस तरीके से शिया सुन्नी का एस्पेक्ट है, किस तरीके से लोगों का जेन्युइन गुस्सा है सीरिया की सरकार को, किस तरीके से बड़े बड़े पावर्स इस पर्टिकुलर सिविल वॉर को अपने अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। इन सभी की वजह से सीरिया आज एक बहुत बड़े अंडर से गुजर रहा है। नाउ वर्ल्ड डज नॉट वांट कि इसराइल खत्म होने, इसराइल और ईरान का ये सब चीजें खत्म होने के बाद अब एक नया प्रॉक्सी वॉर सीरिया स्टार्ट हो जाए, सो दैट अगेन मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी हो जाए। सो वी प्रे दैट सीरिया में ये अनरेस्ट खत्म हो जाए एंड देयर इज अ डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर सिविल वॉर प्रॉब्लम। आपके क्या व्यूज हैं इस सीरिया क्राइसिस में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।